नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की जो ये क्लास है वो है 10th की केमिस्ट्री चल रही है आपकी चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर इसका आज कौन सा पार्ट है इसका 4। ठीक है, 3 पार्ट आपके जा चुके हैं, तो आज कौन सा पार्ट है? चौथा। जिसने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं यानी कि 1, 2, 3, वो पहले उनको देखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद आएंगे इस पार्ट पे, तभी उनको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस पहले चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आज चौथा पार्ट है, जितना पढ़ा दिया उससे आगे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो नए बच्चे हैं खासकर, या जिन्होंने वीडियो किसी वजह से अभी तक नहीं देख पाए हैं वो पुरानी, वो पहले जाके यूट्यूब पे देख लेंगे पुराने वाली वीडियोस को, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया तक। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी थी? जिनके अंदर अभिक्रिया या ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी जिन्हें हम बाहर से ऊर्जा देते हैं और वो अवशोषित कर लेते हैं, वो कौन सी होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। खैर, यहाँ तक हमारा हो गया था। जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था पिछली वीडियो में। आज चलेगा यहाँ से 2 तरह की अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को विस्थापित कर रही होगी। विस्थापित का मतलब दूसरी चीज़ की जगह ले लेना, उसको विस्थापित कर देना। वो उसकी जगह चली जाए, दूसरी उसकी जगह चली जाए, यानी आपस में एक दूसरे का जगह का चेंज हो जाना एक तरह से। तो इसमें क्या होगा कि जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील, यानी जो ज़्यादा क्रियाशील है। कुछ चीज़ें रहती हैं ना, एकदम से आग पकड़ ली, यानी एकदम अधिक क्रियाशील है, या किसी भी रिएक्शन में बहुत तेज़ी के साथ होती हैं, यानी क्या है, वो अधिक क्रियाशील है, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कितना ही कर लो उनमें कोई रिएक्शन होती नहीं, कुछ भी डाल के देख लो कोई रिएक्शन नहीं होती, उनको अक्रियाशील बोलते हैं। और जिनमें बहुत धीरे धीरे या बहुत कम होती है उनको कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो अभिक्रियाशील से मतलब क्या है? अधिक क्रियाशीलता से मतलब यह है कि वो बहुत तेज़ी या तीव्रता के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। एकदम आपने परखनली में कुछ डाला, उसके ऊपर से दूसरी चीज़ डाली और एकदम उसमें परखनली में आपको अभिक्रिया मिल गई, उसमें उबाल आया या उसमें से एकदम गैस निकली या जो भी हुआ, इसका मतलब ये काफ़ी क्रियाशील है। और आपको डाल दिया, बहुत देर हो गई, 15-15 मिनट हो गई, कुछ अभी दिख नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें से कोई स्मेल आ रही है, यानी वो कैसे हैं? वो कम क्रियाशील हैं, यानी वो देर से होते हैं। कुछ ऐसे हैं उसमें आप कुछ डाल लो, आप 2 घंटे का, 4 घंटे का, 2 दिन भी रखो, 4 दिन, 6 दिन रखो, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो कैसे होते हैं? अक्रियाशील, यानी वो क्रियाशीलता उनमें है ही नहीं। तो क्या होगा जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तत्व है A, ठीक है, जो कि अधिक क्रियाशील है, और BC, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, यानी ये यौगिक है। इसने क्या किया? A ने B को रिप्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? AC, और B जो था वो बेचारा बाहर निकल गया क्योंकि वो कम क्रियाशील था। तो A ने B की जगह ले ली और C के साथ यौगिक बना लिया और B को कर दिया बाहर, यानी कि विस्थापित। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आयरन है, लोहे को कॉपर सल्फेट में डाल दो, तो क्या होगा? आयरन जो है कॉपर की जगह आ जाएगा, यानी आयरन सल्फेट बना लेगा कॉपर सल्फेट की जगह। अब क्या हो गया? आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है सॉलिड के रूप में लाल भूरे रंग का अलग निकल जाएगा। तो इसमें आयरन क्या हुआ? अधिक क्रियाशील। कॉपर क्या हुआ? कम क्रियाशील। तो आयरन ने कॉपर को क्या किया? विस्थापित। कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकाल के आयरन सल्फेट बना लिया, या फेरस सल्फेट कह लीजिए। तो और Cu क्या हो गया? यानी कॉपर क्या हो गया? बाहर। दूसरी अभिक्रिया अगर हम देखें तो Zn है जिंक ने भी कॉपर सल्फेट के साथ की, और जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ की, तो क्या बना? जिंक सल्फेट, और कॉपर फिर से बाहर। तो कॉपर, इसका मतलब इन दोनों से कम क्रियाशील है और ये दोनों ज़्यादा अधिक क्रियाशील हैं। कौन से दोनों? आयरन यानी Fe और Zn यानी जिंक। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है? कैसे पता लगाएं और इनको कैसे याद रखें कि कौन सी अभिक्रिया में कौन किसको विस्थापित कर देगा? तो इसका एक तरीका है जो आप याद कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने दी हुई है। वो तरीका ये है कि नोट में मैंने लिख दिया है, और ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है और किसकी कम।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको आगे आगे केमिस्ट्री समझने में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने अभी समझा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब बात यह है कि क्रियाशीलता का कैसे पता चले कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील व कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो इसके लिए एक श्रेणी होती है जिसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? कुछ इस प्रकार है, जो आपके लेफ्ट में लिखी हुई है। पहले इस पर ध्यान देंगे, इतने वाले हिस्से पे, राइट में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ये नाम है इस तरफ उनके, ये बीच में प्रतीक हैं यानी सिंबल्स हैं, और ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। तो पहला क्या है? पोटेशियम के, सोडियम Na, फिर कैल्शियम Ca, फिर मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर, फिर मरकरी, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। और ये सीरीज कैसे है? ये घटते हुए क्रम में है, यानी जो सबसे ऊपर है इसमें, यानी पोटेशियम जो सबसे ऊपर है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे है यानी कि प्लेटिनम, ये सबसे कम क्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से ये घटते हुए क्रम में है। तो अब ये हो गया। इसको याद करने की ट्रिक जो है वो थोड़ी सी, मतलब मजाक क्या कह सकते हो, लेकिन काफ़ी काम की, आपको याद रह जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। और कैसे याद करेंगे? केदारनाथ, केदार मतलब के, नाथ Na, का यानी Ca, माली Mg, आलू Al, ज़रा Zn, फीके Fe, पकाता Pb है, इसको H से। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, यानी केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो केदार यानी के, नाथ यानी Na, का यानी Ca, माली यानी Mg। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट वाले का यहाँ तक तो एक सीरीज याद हो गई, हाइड्रोजन तक। हाइड्रोजन के नीचे की जो सीरीज़ है वो ये है, कोड है आपका, कोड यानी Cu, है यानी Hg, आपका यानी A और P, A से Ag, A से Au और P से प्लेटिनम। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है। इस तरह से अगर आपको कोई चीज़ याद करनी हो तो आप इसको एक दो बार रिवीजन सा करेंगे, आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि बिना शॉर्ट ट्रिक के आप इसमें थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। बिना शॉर्ट ट्रिक के तब याद होगी जब आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो, आपने इसको कई बार लिख के देख लिया है, आपने इसको कई बार यूज़ करके देख लिया है, तो आपको इसकी ईजिली प्रैक्टिस हो जाएगी। अब राइट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, यह श्रेणी घटते हुए क्रम में है, अर्थात जो तत्व सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे है वह सबसे कम क्रियाशील है। यही बात मैंने अभी आपको बताई। अर्थात पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, फिर कैल्शियम, उससे कम क्रियाशील, फिर मैग्नीशियम, उससे कम क्रियाशील, ऐसे ही करते करते प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील है। तो प्लेटिनम क्या है? सबसे कम क्रियाशील। तो अब आप किसी अभिक्रिया में कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा, इसका पता श्रेणी से लगा सकते हो। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखें तो हमारी जो पिछली अभिक्रिया हमने देखी उसमें क्या था, एक बार अभिक्रिया देख लेते हैं। उसमें था, एक सेकंड, इसमें है आयरन। आयरन ने किसको विस्थापित किया? कॉपर को। यानी आयरन अधिक क्रियाशील होना चाहिए, यानी आयरन जो है वो कॉपर से तो ऊपर ही आना चाहिए। ऊपर आएगा तभी तो अधिक क्रियाशील होगा श्रेणी में, क्योंकि श्रेणी हमारी इस तरह की है। तो देखते हैं आयरन कहाँ है। आयरन 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 आयरन, ये रहा आयरन Fe। कॉपर कहाँ है? कॉपर कॉपर कॉपर, ये रहा। कॉपर से ऊपर है आयरन, यानी अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आयरन ने यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में किसने किया? Zn ने। किसको? कॉपर को। यानी Zn भी क्रियाशीलता में ऊपर आना चाहिए श्रेणी के अंदर। देख लेते हैं Zn कहाँ है। Zn ये रहा। कॉपर तो ये रहा, हमने अभी देखा था। तो Zn भी अधिक क्रियाशील है, बल्कि Zn तो आयरन से भी ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए इसने इसको विस्थापित कर दिया। तो ये क्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि विस्थापित कौन करेगा किसको, और किसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। एक और उदाहरण इसका हम ले लेते हैं। ये है Pb। Pb क्या होता है? लेड। लेड ने किससे करी? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, क्या बन गया? लेड क्लोराइड, और कॉपर हो गया बाहर। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Pb जो है
वो कॉपर से ऊपर होना चाहिए क्रियाशीलता की श्रेणी में। अगर ऊपर है तभी तो कर पाएगा। चलो फिर से देखते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। पी बी कहाँ है? पी बी ये रहा। पी बी अभी भी इसमें कॉपर से ऊपर ही है, यानी बात सही है। यानी पी बी जो है, लेड जो है, कॉपर को विस्थापित कर देगा क्योंकि अधिक क्रियाशील है। तो इस अभिक्रिया में लेड ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में पीबी का स्थान कॉपर से ऊपर है, अर्थात पीबी अधिक क्रियाशील है कॉपर से। पीबी का मतलब लेड। लेड को लिखते हैं पीबी से, जैसे कॉपर को सी से। तो ये यहाँ तक हुआ। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि भाई विस्थापन थी तो एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया। ये क्या है? ये है द्विविस्थापन, यानी इसमें दो तत्वों में विस्थापन हो रहा होगा, यानी दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे होंगे। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसी तरह की होनी चाहिए। शब्द समझ के तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई दो तरह की बात हो रही है, कि दो तत्व जो है विस्थापित कर रहे हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा भी कुछ इसी तरह की है या अलग है। परिभाषा क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु परस्पर एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वही अभिक्रिया, वही परिभाषा जो हमने अभी समझी, इसके शब्द को देखते के साथ ही। या फिर क्या कह सकते हैं हम? द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है कि उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक आयन दूसरे पे चला जाता है, दूसरा आयन पहले पे। तो खैर परिभाषा क्या हुई? वह अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु परस्पर एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं वो द्विविस्थापन कहलाती है। पहले वाले में क्या था विस्थापन में? कि एक परमाणु दूसरे को कर देता है। इसमें क्या है? इसमें दो परमाणु हैं और एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली समझते के साथ ही जैसे आपको समझ में आती है परिभाषा अपने आप दिमाग में आ जाती है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद परिभाषा बनाने लगते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या है। द्विविस्थापन यानी कि दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो लिख दो परिभाषा कि वो अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु एक दूसरे को विस्थापित कर देते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बन गई परिभाषा। तो इसलिए इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसी समझ में आती है परिभाषा आप अपने आप लिखने लगेंगे। तो रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। आपके दिमाग पे से भी लोड कम होगा, आपको भी कम परेशानी होगी और पढ़ाई में थोड़ा मन भी लगेगा, क्योंकि जब रटते हैं तो रटने में फिर कोई मन नहीं लगता, लेकिन जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ऐसे समझिए जैसे आप कोई फ़ोन चला रहे हैं और फ़ोन आपको समझ में तो आए ना। अब तो आपको सब समझ में आता है कि व्हाट्सएप खोलना है, फेसबुक खोलनी है तो हमें क्या करना है, कहाँ से फ़ोटो डालेंगे, कहाँ से लाइक होगा, कहाँ से क्या होगा। सोचो ये चीज़ें आपको रटा नहीं पड़ती कि इस बटन से ये होता है, इस बटन से। तो आप 2 दिन रटते फिर भूल जाते, 4 दिन रटते फिर भूल जाते, लास्ट में आके फेसबुक भी बंद करते, व्हाट्सएप भी बंद करते, यूट्यूब भी बंद करते, सब बंद कर देते। लेकिन अब क्या है, आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से व्हाट्सएप खुलेगा, इसके अंदर ये मैसेज मिलेंगे, ग्रुप पे आया हुआ होगा, उसमें लिंक होगा तो उस पर क्लिक करूँगा तो सीधे वीडियो पे जाऊँगा। अब आपको समझ में आ गई हैं ये चीज़ें, तो बड़ी आसान लगती है, आपको चलाने में मन लगता है। तो इसी तरह से समझने पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि रटने पे। बहुत आसान हो जाएगी आपकी पढ़ाई, आपके लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा बाकी चीज़ करने के लिए। फिर पढ़ाई में कम टाइम दोगे और ज़्यादा मिलेगा अगर आप समझोगे, और रटोगे तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दोगे और मिलेगा कम। तो वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह की पढ़ाई चाहते हैं। खैर ये तो रही रटने की और समझने की बात। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तरह से हम दर्शाते कैसे हैं, मान लो दो हैं ए बी और सी डी। तो इसमें क्या होगा, ए ने सी की जगह ले ली और बी ने नहीं, ए ने किसकी जगह ली? बी की। ए ने जगह ली डी की, सॉरी, और बी ने जगह ली सी की, यानी दो परमाणुओं ने एक दूसरे को कर दिया विस्थापित। तो ए ने डी की जगह ली तो क्या बन गया? ए सी, और बी ने सी की ली तो क्या बन गया? बी डी। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो चलो दर्शाने वाली बात होगी, ए बी सी डी हमने मान लिया। अब आते हैं इक्वेशन पे। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। इनकी रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? बी ए जो है Na की जगह आ गया, यानी क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। और Na जो है बी ए की जगह आ गया, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो दो तत्वों ने आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है? AgNO3 और ये सोडियम क्लोराइड। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। Ag ने क्या किया? Na को विस्थापित और Na ने Ag को। तो क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। Ag यहाँ पे आ गया और ये सोडियम कहाँ चला गया? NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो ये दूसरे ने, ये इस अभिक्रिया में इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? विस्थापित। ठीक है।
तो इस तरह से क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो सिंपल वाली जो विस्थापन थी यानी खाली विस्थापन अभिक्रिया, उसमें एक परमाणु करता था दूसरे परमाणु को, ठीक है, और वो बाहर हो जाता था। और इसमें क्या है, इसमें दो परमाणु हैं जो एक दूसरे को करते हैं, ठीक है, वो उसकी जगह ले लेता है, दूसरा पहले वाले की जगह ले लेता है। तो ये क्या हुई, द्विविस्थापन। अब इसमें एक नोट है, इसमें क्या है, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में आपने देखा कि एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। देखें कहाँ हुआ अवक्षेप प्राप्त, ये रहा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट के रूप में सफ़ेद अवक्षेप है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के रूप में सफ़ेद अवक्षेप है। अभी सफ़ेद अवक्षेप है क्या, रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जो घुलनशील नहीं है, किसी अभिक्रिया के अंत में ठोस के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है अवक्षेप की। अवक्षेप का मतलब क्या है कि वो घुलनशील नहीं है, यानी वो घुल नहीं जाता किसी विलयन में, और वो क्या है, ठोस के रूप में हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया दोनों हुई हैं, इनमें बैरियम सल्फेट यानी कि ये वाला, ये अवक्षेप के रूप में, और ये सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुए, यानी घुलनशील नहीं हुए, ये हमें ठोस के रूप में मिल गए। जबकि सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये क्या हुए, घुलनशील, और ये घुल गए, ये हमें ठोस के रूप में नहीं मिले, ये विलयन में ही घुल गए, जबकि ये हमें ठोस के रूप में प्राप्त हुए। तो इनको क्या कहेंगे, अवक्षेप, ठीक है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के रूप में सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी तक आपने ऊष्माक्षेपी पढ़ी, फिर ऊष्माशोषी पढ़ी। ऊष्माक्षेपी क्या थी, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे आपने कोई अभिक्रिया कराई, उसमें ऊर्जा बाहर निकली, जैसे कि परमाणु बम का फटना। जैसे ही आपने बम गिराया, अभिक्रिया शुरू हुई, तो उसमें से इतनी ऊर्जा निकली, इतनी ऊष्मा निकली कि उसने तबाही मचा दी चारों तरफ। तो ये क्या हुई, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी कैसी होती है, जिसमें आपको अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, जो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ी है, ठीक है, वो आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो वो कौन सी हुई, ऊष्माशोषी। तो इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के रूप में सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि अभी हमने पिछली वाली देखी, ये दोनों, ये कैसी हुई, अवक्षेपण अभिक्रिया। और द्विविस्थापन तो है ही, क्योंकि विस्थापित कर रही है, और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इनकी सिंपल डेफिनेशन बन जाती है, इस तरह से याद हो जाती हैं। अब अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे पांचवी टाइप का, जो है उपचयन। इससे आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपने जो भी आज पढ़ाया है इसमें, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि ये कॉपी में लिखना है कि नहीं, ये बिल्कुल लिखना है कॉपी में। और अगर मोबाइल आपका छोटा है, बाई चांस देखने में परेशानी हो रही है, तो इसके नोट्स आप स्कूल से आके उनकी फ़ोटोस्टेट ले सकते हैं। लेकिन जब भी आएंगे तो आप फ़ोन करके आएंगे कि सर क्या मैं आके नोट्स ले सकता हूँ, क्या आज अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे काम स्कूल में अभी चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह के। तो जब भी आएंगे तो आप पूछ के आएंगे, और स्कूल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप मोबाइल में से संभव है तो आप मोबाइल में से भी इनको उतार सकते हैं, क्योंकि यही सेम नोट्स आपको फ़ोटोस्टेट में मिलेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे करना है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस तरह से करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इससे अगले वाला जो पार्ट है, यानी पार्ट 5, वो अगली वीडियो में अगले टर्म पे आपको मिलेगा। तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ के लिख लें अपनी कॉपी में। तो थैंक यू।